अध्याय 1। ना के झटके को नजरअंदाज करो। रिजेक्शन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के सबसे मजेदार और इनाम देने वाले बिजनेसों में से एक है, लेकिन इस फील्ड में काम करने वाले हर इंसान को एक बहुत आम और बड़ी चुनौती का सामना करना ही पड़ता है, और वो है रिजेक्शन रॉकेट, यानी कि इनकार का जोरदार झटका। चाहे आप इस काम में कितने भी पुराने हों या सफल हों, ये झटका कभी भी लग सकता है, और जब ये लगता है तो इंसान एकदम रुक सा जाता है। उसका उत्साह और जोश टूटने लगता है, जबकि यही दो चीजें उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत होती है। अलय को जब आपका जीवन साथी ही मना कर दे, वो दर्द ज्यादा होता है। जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी बात का इनकार सुनना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो ना मिलती है वो ज्यादा चुभती है। क्यों? क्योंकि ये ना अक्सर उन लोगों से मिलती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिनकी बातों का सबसे ज्यादा असर होता है। जैसे हमारी पत्नी या पति, माता पिता, सबसे अच्छे दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर। लेखक कहता है कि अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना की वजह से हार मानते हैं, और कई बार तो लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। नदासी लीबा बॉब की कहानी, बदलाव के मोड़ पर खड़ा इंसान। अब एक उदाहरण लेते हैं, बॉब की कहानी। बॉब अभी ऐसे समय में है जब उसकी नौकरी जाने वाली है, मतलब उसके जीवन में बदलाव का दौर है। वह कुछ नया करने के लिए पर खुला हुआ है। ऐसे ही वक्त में वह एक नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग में जाता है। पहली बार उसे हर बात समझ में आती है। शायद वह इससे पहले 4-5 बार ऐसे मौकों को देख चुका हो, लेकिन तब वह शब्दलाव के मूड में नहीं था। अब वह है, और उसे ये काम सही और फायदेमंद तब लगने लगा है। मीटिंग के दौरान बॉब दिमाग में सोचने लगता है कि कौन कौन से दोस्त इस बिजनेस में शानदार काम कर सकते हैं। वह जोश में है। उसे लगता है उसने अपनी जिंदगी का अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया है। जिसे दिल्ला। अब दो संभावनाएं हैं। बॉब चाहे उस दिन साइन करे या ना करे, उसे जल्द ही पहला बड़ा झटका लगने वाला है, जिसे लेखक ने कहा है द फर्स्ट एडवर्सरी, पहला दुश्मन इस बिजनेस में। अगर बॉब को उस मीटिंग में यह नहीं बताया गया कि उसे आगे जाकर ना सुनने को मिलेगा, तो वह शायद शुरुआत ही नहीं करेगा। यानी कि बॉब शुरुआत करने से पहले ही हार मान सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सच बताया ही नहीं गया। लेखक कहता है कि यह एक बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग मीटिंग के आखिर में नहीं बताते। बॉब मीटिंग के बाद जोश में, पर अनजान। अब बॉब मीटिंग से बाहर आता है, बहुत एक्साइटेड है। उसे लगता है कि उसने कुछ बड़ा खोज लिया है। उसे लगता है कि उसके जानने वाले लोग इसमें जबरदस्त काम कर सकते हैं। अगर बॉब को बुलाने वाला इंसान उन लोगों में से है जो पहली ही मीटिंग में लोगों को साइन करवा लेते हैं, तो हो सकता है बॉब एक डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भर दे और शनिवार को ट्रेनिंग के लिए आने का वादा करे। या फिर हो सकता है वो सिर्फ बोले, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन चाहे वो साइन करे या नहीं, अगर उसे रिजेक्शन से निपटने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो समझिए कि उसकी हार की शुरुआत हो चुकी है। वो खुश तो है, पर शायद किसी को बताया नहीं। और अब वो रिजेक्शन रॉकेट के सीधे निशाने पर है, जिसके बारे में उसे अभी तक कोई सही जानकारी नहीं मिली। और क्योंकि उसे समझाया नहीं गया, अब देखिए आगे क्या होता है। वरस सबाकरा। बॉब की सबसे पहली ठोकर अपनी ही पत्नी से। बॉब बहुत उत्साहित है। वह घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जान, लगता है अब हमारी परेशानियां खत्म होने वाली है। फिल ने हमें सच में भगवान का तोहफा दिया है। तुम्हें याद है, मैंने बताया था कि मेरी कंपनी में कटौती चल रही है और मैं भी निकाला जा सकता हूं। पत्नी कहती है, हाँ, लेकिन बॉब, क्या तुम सच में मानते हो कि इतने साल की मेहनत के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे? तुम मजाक कर रहे हो ना? उसे विश्वास नहीं होता कि बॉब को ऐसा लग सकता है। बॉब कहता है, नहीं जान, सुनो तो, मैं अभी फिल और नैन्सी के पास से आ रहा हूं। उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और यह बहुत शानदार लग रहा है। इसमें कमाई भी बहुत है और आजादी भी।
फिल को उसका पहला बड़ा चेक मिलने वाला है। और देखो, मैं कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल भी लाया हूं। ये क्रीम और शैम्पू नैन्सी को बहुत अच्छे लगे। उसने कहा है कि तुम भी इसे आजमाओ और उसे कॉल करो। अब रिजेक्शन रॉकेट बॉब की तरफ बिल्कुल निशाना साध चुकी है और दागी जाने वाली है। बॉब की पत्नी वो सैंपल लेकर देखती है और फिर हैरानी से बॉब की तरफ देखती है और कहती है, रुको जरा, क्या तुम सच में सीरियस किसिया साइकोस हो? बॉब, तुम्हें 7 साल हो गए उस कंपनी में। हमारे पास कंपनी की कार है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हमने हाल ही में अपना सपना वाला घर खरीदा है। तुम्हारे बॉस तुम्हें बेटे जैसा मानते हैं और वो तुम्हें गोल्डन एकर्स कंट्री क्लब में मेंबर बनवाने वाले हैं। कुछ लोगों की नौकरी गई है और अब तुम सोच रहे हो कि अपनी पक्की और अच्छी नौकरी बोरो छोड़कर कोई यवी पिरामिड स्कीम गुबत ज्वाइन कर लो। प्लीज बॉब, कहो कि ये कोई बुरा सपना है। कहो कि मैं ये सब सुन नहीं रही हूं। बॉब थोड़ी नरमी से मुस्कुराता है और उसकी बाह पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका हाथ झटक देती है, बिल्कुल वैसी ही नाराजगी के साथ जैसी उस दिन जब बॉब ने गलती से पिछली गर्मियों में उनके पप्पी को कुचल दिया था। बॉब समझाता है, नहीं जान, सुनो तो, हमें अभी इस बिजनेस में जल्दी जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम एक साल में $20,000 महीना कमा सकते हैं। क्या तुम समझती हो मैं कितनी देर तक काम करता हूं? हमारी बेटी रोने लगती है जब मैं उसे उठाता हूं, क्योंकि मैं उसके लिए अजनबी जैसा बन गया हूं। अभी पिछले 3 महीनों में 35 लोग निकाले गए हैं। मैं भी अगला हो सकता हूं। और फील और नैन्सी हमारे दोस्त हैं, वो तो। लेकिन उसकी पत्नी बीच में टोक देती है, ओह बॉब, बस करो। तुम खुद तो कहते थे कि फील कितना गैर जिम्मेदार है। वो टायर कंपनी में फेल हो गया था, लाइफ इंश्योरेंस में भी फेल। फिर उसने वो ग्रीटिंग कार्ड वाला बेतुका काम किया था और हम दोनों ने उस पर हंसी उड़ाई थी। बॉब, तुम ठीक से सोच नहीं रहे हो। फिर वह थोड़ा नरम होकर एक और तरीका अपनाती है, बॉब जान, हम पहले से ही ठीक है। तुम खुद कहते थे ऐसा। और फिर मैं अपने मम्मी पापा को क्या कहूंगी कि तुम अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर घर घर शैम्पू बेचने निकल पड़े हो? यह हाल हर किसी के साथ होता है। बॉब ने वही सुना जो दुनिया भर के हजारों लाखों पति पत्नियों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते समय एक दूसरे से सुना है। यह रोल पलट भी सकता था। अगर बॉब की पत्नी नेटवर्क मीटिंग से लौटी होती तो शायद बॉब ही उसे ऐसी ही बातें कह रहा होता। अक्सर पति अपनी पत्नी को ना कहते हैं या पत्नी अपने पति को। अगर बॉब ने जल्दबाजी न की होती और पहले उसे फील और नैन्सी की मीटिंग में साथ ले गया होता तो शायद ये सब टल सकता था। या अगर बात को दिमाग से नहीं दिल से कहता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन सबक यह है, हालात चाहे जैसे भी हों, रिजल्ट अक्सर वही होता है। रिजेक्शन रॉकेट उड़ ही जाती है। ये सब बात शनिवार की ट्रेनिंग के बाद रविवार सुबह भी हो सकती थी, भले ही बॉब ने तब तक रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होता। मगर बात यह है कि हम मानते हैं कि लगभग आधे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे बन सकते थे, वे शुरुआत से ही हार जाते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि उनके साथ वाले स्पॉन्सर उन्हें अपने घर वालों और दोस्तों से मिलने वाली नकारात्मक बातें रिजेक्शन के लिए तैयार नहीं करते। अगर सही तैयारी की जाए तो इस समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हर वह व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोगों को लाता है, उसे चाहिए कि वह उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करे और उनसे निपटने का तरीका सिखाए। फील को चाहिए था कि वह बॉब से कहता कि अपनी पत्नी को भी इस बिजनेस की जानकारी देने वाली मीटिंग में ले आए और कहता, बॉब, जब तक पूरी जानकारी न हो अपनी पत्नी को मत समझाने की कोशिश करो। बेहतर होगा कि उसे हमसे मिलवाओ। परिवार और दोस्तों की नकारात्मक प्रतिक्रिया। अब एक और बात देखते हैं जो अक्सर होती है। मान लीजिए बॉब की पत्नी भी इस बिजनेस को लेकर उतनी ही उत्साहित है जितना बॉब। मान लीजिए बॉब ने साइन अप कर लिया है और दोनों को ट्रेनिंग भी मिल गई है। वे रिजेक्शन यानी नकारात्मक जवाबों के लिए तैयार हैं। शुरू में बॉब काम करेगा और जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसकी पत्नी भी साथ देगी।
बॉब हर तरह की नकारात्मक बातों के जवाब पहले से जानता है और उसे इस बात पर गर्व भी है कि वह सबका जवाब दे सकता है। बॉब बहुत खुश है कि अब वह अपने दोस्तों को समझा पाएगा। वह सोचता है कि उसके दोस्त उसके सामने कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए वह अपने 25 सबसे अच्छे दोस्तों को कॉल करता है जिनके साथ वह अपना काम बढ़ाना चाहता है। अब 3 तरह के जवाब मिल सकते हैं। पहला, लड़ाई जीत जाना। बॉब अपने पुराने दोस्त स्टीव को कॉल करता है। वे पहले दोस्त थे, पर अब कम मिलते हैं। बातचीत शुरू होती है। बॉब कहता है, स्टीव, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूं कि तुम और सैली हमारे पास आकर इस बिजनेस को देखें। स्टीव कहता है, बॉब, ये तो पिरामिड स्कीम जैसी लग रही है। क्या सच में तुम इसमें फंसे हो? बॉब जवाब देता है, स्टीव, मैं समझता हूं कि तुम इस तरह की बातें सुनकर डरते हो, पर सिर्फ 45 मिनट के लिए सुनो। तुम्हें कौन सा दिन ठीक लगेगा, मंगलवार या गुरुवार? लेकिन स्टीव कहता है, हम पुराने दोस्त हैं, मुझे झूठे भाषण मत दो। मैं और सैली ऐसे काम में बिल्कुल नहीं आना चाहते। मेरे पिता भी इस तरह के काम में फंस गए थे और नुकसान हुआ। इस बात से बॉब को समझ जाना चाहिए था कि स्टीव अभी इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं है। अगर बॉब और ज्यादा बोलेगा तो दोस्ती खराब हो सकती है। पर बॉब नहीं समझता और जिद करता रहता है। ऐसा करने से स्टीव शायद मीटिंग में ही नहीं आएगा और बॉब अपनी दोस्ती भी खो सकता है। दूसरा, साफ नकारात्मक जवाब। जब बॉब अपने इरादे बताए तो स्टीव कहता है, मुझे दोस्तों के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं है। मुझे एमएलएम और पिरामिड स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी बात हमारी दोस्ती में दोबारा मत लाना। बॉब तुरंत चुप हो जाता है। वह सोचता है कि स्टीव ने उसे ठुकरा दिया है और फिर कभी उसे मौका नहीं देगा। यह गलत सोच है। तीसरा, दोस्ताना जवाब। इस बार स्टीव कहता है, बॉब, यह अच्छा लगता है। क्या तुम थोड़ी जानकारी दे सकते हो और यह बताओ कि मीटिंग कब खत्म होगी? देखो स्टीव, मैं इस बारे में फोन पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें ज्यादातर देखने वाली चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम और सैली एक छोटा सा वीडियो देखो, फिर कुछ चीजें छको और कुछ कागज घर ले जाओ ताकि आराम से देख सको। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि यह कंपनी पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उन्हें बिल्कुल नए लोग चाहिए जो लोगों को भर्ती करे और सिखाए और जो हमेशा से महीने के 20 लाख से ज्यादा कमाना चाहते थे। अरे बाप रे बॉब, स्टीव ने खुशी से कहा, 1 करोड़ 25 लाख महीना। वाह, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि हम हमेशा नए मौकों के लिए तैयार रहते हैं, खासकर जब इतनी ज्यादा कमाई हो सकती है। मुझे लगता है कि गुरुवार ठीक रहेगा। कितने बजे? ये जो आखिरी बात हुई, यह अक्सर होता है जब नए लोग अपने दोस्तों को फोन करते हैं। एमएलएम में हम दोस्तों को अपना पहला बाजार कहते हैं क्योंकि ज्यादातर घर के लोग और करीबी दोस्त तुम्हें मना नहीं करना चाहते, इसलिए वे अक्सर ऐसी चीजों के लिए हां बोल देते हैं जो वे नहीं चाहते, बस अच्छे बने रहने के लिए। इसलिए ऐसा नाम है। लेकिन हम तुम्हें बता सकते हैं कि अक्सर जितने भी दोस्त, परिवार और जान पहचान के लोग तुम्हारे घर पर बिजनेस के बारे में जानने के लिए आने को हां करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा नहीं आते। और यह किसी भी न से ज्यादा बुरा लग सकता है क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें धोखा दिया गया है। इसलिए याद रखना, फोन पर वे कितने भी अच्छे हों, तुम्हारे आधे घर वाले और दोस्त तुम्हारी मीटिंग में नहीं आएंगे, खासकर अगर तुम उन्हें चीजों और कागजों, वीडियो और सैंपल के बारे में बताते हो। यह बात पहले से जानने से दुख कम होता है। सीधी बात यह है कि किसी को भी ना सुनना अच्छा नहीं लगता, खासकर दोस्तों और परिवार से। वेस्टलिन, ओरेगन के फ्रैंक पिनेली को इस काम में सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब उनके साथ जिंदगी की सबसे बुरी ना हुई। जैसा कि वे बताते हैं, मैं एक ऐसे आदमी से नाश्ते पर मिलने का बहुत इंतजार कर रहा था जिसकी मैं बहुत इज्जत करता था। मेरी तरह वह भी प्रॉपर्टी का काम करता था और बहुत सफल था। हम दोनों प्रॉपर्टी का काम छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने वाले थे और मुझे लगा कि इससे हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे ही मैंने उसे अपने नेटवर्क वाले बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, उसने बिना सोचे समझे मुझसे कहा कि अगर वह सड़क पर भीख मांग रहा होता और ठेला चला रहा होता, तो भी वह दुनिया में आखिरी काम जो करता
वह नेटवर्क मार्केटिंग होता। मैं सुन्न हो गया। मेरी दुनिया उस पल के लिए खत्म हो गई थी। एक इज्जतदार दोस्त ने सीधे सीधे मुझे सड़क के भिखारी से भी बुरा कहा। 2 साल हो गए और आज मैं सच में अपने उस दोस्त का शुक्रगुजार हूं। उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने उसे गलत साबित करने के लिए बहुत कामयाब होने की कसम खाई। उसने मुझसे जिस तरह बुरा बर्ताव किया, वह आज भी मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज फ्रैंक अपनी पत्नी जॉन के साथ लगभग 4 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं, लेकिन बेघर या उससे भी बुरे अपने उस दोस्त की तरह जो हफ्ते में 70 घंटे प्रॉपर्टी का काम करते थे। वे दोनों 2 छोटे बच्चों के घर पर रहने वाले मम्मी पापा हैं और उनके कहने में बच्चों के साथ साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। दोस्त अक्सर हमारे बड़े सपने छीन लेते हैं और एक बार जब कोई सपना छिन जाता है तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। लेकिन फ्रैंक और जॉन ने उस चीज को बदल दिया जो एक छिना हुआ सपना हो सकता था, एक ऐसी जबरदस्त इच्छा में कि वे अपनी पूरी ताकत दिखाए। आज वे दोनों अपने काम से प्यार करते हैं और उनकी नजरें सबसे ऊपर पहुंचने पर टिकी है। और जब वे बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे तो यह जरूर इसलिए होगा क्योंकि एक बिजनेस के साथी ने उनकी उम्मीदों और सपनों को तोड़ने की कोशिश की थी। शायद जब वे बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे तो उनका प्रॉपर्टी वाला दोस्त भी उनके साथ बिजनेस में शामिल होने का फैसला करेगा। डेनिस क्लिफ्टन, जिन्होंने अपने भाई डेविड के साथ मिलकर हमारी सबसे बड़ी दुनिया भर की टीम बनाई, याद करते हैं कि जब उन्होंने मई 1986 में पहली बार साइन अप किया था तो वे अपने भविष्य को लेकर कितने उत्साहित थे, इससे पहले कि हम में से किसी को पता भी हो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अपनी लिस्ट पर काम करना शुरू किया, मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि यह उतना आसान नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। लगभग हर आदमी जिसे मैंने फोन किया वह मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरा अच्छा रवैया बना रहा। जब तक कि एक सुबह मेरा एक दोस्त था जो एक लोकल रेडियो स्टेशन पर डीजे का काम करता था। मैंने उसे काम पर फोन किया और उसे बताना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका जवाब ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वह सच में जोर से हंसने लगा। मेरा मतलब हल्की मुस्कान या दोस्ताना हंसी से नहीं है। मेरा मतलब दीवारें हिला देने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली, पेट पकड़कर हंसी से है। जब मैंने फोन रखा तो मैं बहुत दुखी हो गया था। मुझे पहले कभी इस तरह नहीं हंसाया गया था। फिर मुझे सब बातें याद आने लगी। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस तरह की बेइज्जती किसी भी चीज के लायक नहीं है। जब कोई इसे करना नहीं चाहता तो शायद उन्हें कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। अगर मैं अभी छोड़ देता हूं तो मुझे फिर कभी ऐसा नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैं उस अंधेरे गड्ढे में गिर गया था जिससे बहुत सारे नए लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। तभी मेरा फोन बजा। वह मेरे स्पॉन्सर मार्क यार्नल थे। उन्होंने पूछा, अरे बड़े लड़के, क्या हो रहा है? मैंने जवाब दिया, मार्क, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझ पर अभी बहुत जोर से हंसा गया, बहुत जोर से। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया जो हुआ, और सोचो उसने क्या किया। वह बेकाबू होकर हंसने लगा। कुछ मिनटों के बाद जब वह शांत हुआ तो उसने कहा, डेनिस, उस बेवकूफ की चिंता मत करो, बस उसे 6 महीने में अपने चेक की एक कॉपी भेज दो। क्या बढ़िया जवाब था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पुरानी कहावत का पूरा मतलब समझा, जो आखिर में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। वह आदमी जिसने लगभग मुझे बिजनेस से बाहर हंसा दिया था, अभी भी ऑस्टिन टेक्सास में एक डीजे है। मैं मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोलोराडो के पहाड़ों में रहता हूं और दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों में लोगों के साथ एक इंटरनेशनल बिजनेस चलाता हूं। मैंने उस पहली हंसी के बाद से लाखों डॉलर कमाए हैं और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं, यह सब इसके लायक था। उन्हें हंसने दो। सांता बारबरा की मारिया पर्किंस 8 साल से अपनी कंपनी के साथ है और उनकी सैलरी प्लान के तीसरे लेवल पर पहुंच गई है। वह नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी भूमिका को अपनी जैसी उन लोगों के लिए एक रास्ता या पुल मानती है जिन्हें बेचने के बारे में सोचकर भी डर लगता है, और वह अपने साथियों को सलाह देती है
कि वे इस बिजनेस को प्रोफेशनल सलाहकारों की तरह करें। इन सालों में खुद को बनाए रखने के लिए वह अपने दिमाग में अपनी बनाई हुई अच्छी तस्वीरें चलाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 40 साल के छोटे भाई ने मेरे काम पर मुंह बनाया, जिन लोगों ने आने का वादा किया और नहीं आए, या यहां तक कि जिन दोस्तों ने अचानक मुझे एक ऐसे पुराने चोर की तरह देखना शुरू कर दिया जो उन्हें मेरे नए धोखे में फंसाने वाला था। उन सभी ने मुझे पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया और यही मैं रहूंगी। मारिया को यकीन है कि हम सभी को अपने हिसाब से काम करना होगा, न कि किसी और के हिसाब से। काश फ्रैंक, डेनिस और मारिया की तरह तुम भी भाग्यशाली हो जब तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा मजाक उड़ाए। बाद में हम सबसे अच्छे दोस्त वाले तरीके पर बात करेंगे ताकि इन लोगों को जिस ना का सामना करना पड़ा वह कम हो सके। लेकिन हमें उम्मीद है कि उनकी न सुनने की लड़ाइयों के बारे में जानने से तुम्हें अपनी न सुनने की परेशानी से निपटने में मदद मिलेगी। बुरे अंगूरों से भी अच्छी शराब बन सकती है। अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ने की ताकत बनाओ और उस ताकत से शुरुआती न को पार करो। डेनिस सही है, यह सब इसके लायक है। अपने मिलने वालों को न सुनने के लिए तैयार करना, न सुनने का रॉकेट तुम्हारे करियर में कभी भी तुम्हारी तरफ आ सकता है। और परेशानी यह है कि तुम्हें आमतौर पर यह आता हुआ नहीं दिखता। यह एक छिपकर हमला करने वाला हथियार है। यह कई अलग अलग रूप ले सकता है और हमला होने तक अक्सर पहचान में नहीं आता। और फिर धमाका। हालांकि हम निश्चित रूप से हर तरह की ना सुनने की उम्मीद करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से तुम्हें ना सुनने के उन तरीकों के लिए तैयार कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन खतरनाक हथियारों से बचना काफी आसान है अगर तुम अपने नए लोगों को बिल्कुल शुरुआत से ही, सचमुच पहली भर्ती मीटिंग के खत्म होने के दौरान सिखाना शुरू कर दो। चलो माहौल बनाते हैं। तुमने अभी अभी एक खास तरीके से अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से बताया है, जिसके बारे में हम बाद के चैप्टर में बात करेंगे। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे लिविंग रूम में बैठे 5 लोगों में से 3 कमाई की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने सभी सही सवाल पूछे हैं और तुमने अपनी पूरी कोशिश से उनका जवाब दिया है। तुमने वीडियो चलाया है, बोर्ड पर नंबरों को बहुत साफ और आसान तरीके से समझाया है, उन्हें कुछ सैंपल दिए हैं और आखिर में बताया है कि ट्रेनिंग अगले शनिवार सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पर है। तुम आखिरी बातों के लिए तैयार हो? ऐसी बातें जो खास तौर पर न सुनने पर उनका ध्यान खींचने और उन्हें अचानक लगने वाले झटकों से बचने में मदद करने के लिए सोची गई है। हमें पूरा यकीन है कि ज्यादातर लोग जो पहली बार सुनने के बाद उत्साहित होकर जाते हैं लेकिन कभी साइन अप नहीं करते या ट्रेनिंग के लिए वापस नहीं आते हैं, वे आमतौर पर आसानी से टाले जा सकने वाले न सुनने के रॉकेट का शिकार होते हैं। यह बताया गया है कि हम अपने अनजान मिलने वालों को कैसे तैयार करते हैं। हम सुझाव देते हैं कि तुम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से याद कर लो या अपने शब्दों में कहो। एक या ज्यादा लोगों के हिसाब से बोलो। दोस्तों, मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग आज सुनी हुई बातों से उत्साहित हो। मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी जांच पड़ताल करना चाहोगे, जैसा कि कोई भी समझदार बिजनेसमैन करेगा। लेकिन चलो सच का सामना करते हैं। अगर मैं सही हूं, अगर तुम सच में इस तरह हर महीने कमा सकते हो और 3 से 4 साल में लगभग रिटायर हो सकते हो, या कम से कम अपनी जिंदगी और पैसों के मामले में आजाद हो सकते हो, तो तुम्हें यह मौका नहीं लेने के लिए बेवकूफ होना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें फेल होने के 2 मुख्य कारणों के बारे में बताना चाहता हूं ताकि तुम अपनी जांच करते समय उनसे बच सको। अपने मिलने वालों पर बेवकूफ जैसी बात कहने से मत डरो, चाहे वे कितने भी कामयाब या प्रोफेशनल क्यों न दिखें। हमने कभी किसी को इस बात पर हंसने से नहीं रोका, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम अपना लीडर वाला स्वभाव दिखा रहे हो, एक ऐसी खूबी जिसे उन्हें हमारे काम में शामिल होने के बारे में सोचने से पहले अपने सिखाने वाले में देखने की बहुत जरूरत है। फेल होने का पहला कारण तब होता है जब नए नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले ऐसे लोगों की सुनते हैं जिन्हें पता नहीं होता
कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। फेल होने का दूसरा कारण उन लोगों की बात न सुनने का नतीजा है जिन्हें पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यह बिजनेस आम बिजनेस से बिल्कुल अलग है, और अगर तुम साइन अप करने जा रहे हो और फिर से सब कुछ नया बनाने की कोशिश करने वाले हो तो तुम फेल हो जाओगे। इसीलिए मुझसे वादा करो कि तुम हमारे तरीके को मानोगे, नहीं तो सच कहूँ तो मैं तुम्हें साइन अप भी नहीं कराना चाहूँगा। अच्छी बात यह है कि हम एक अनुभवी टीम में हैं और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारे पहले 90 दिन बहुत ज़रूरी हैं, और तुम्हारी सोचने समझने की प्रक्रिया शुरू होते ही आज से समय शुरू हो जाता है। यह बातचीत वह तरीका है जिससे हम अपने घर पर लोगों को भर्ती करने के बारे में बताने का काम लगभग हूबहू खत्म करते हैं। सच तो यह है कि जैसे ही लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, हम अक्सर उन्हें एक आखिरी बार याद दिलाते हैं, मत भूलना, कृपया इस बिजनेस के बारे में किसी को भी, खासकर अपने पति या पत्नी को, तब तक समझाने की कोशिश मत करना जब तक कि तुम सीख न लो। जैसे ही वे जाते हैं, हम पहले से ही उन्हें अपने साथी के तौर पर देखने लगते हैं। न सुनने के रॉकेट को काफ़ी अच्छे से रोका जा सकता है अगर नए लोगों और मिलने वालों को इसका अंदाज़ा हो और वे इसे पूरी तरह से समझ लें। सच तो यह है कि अगर तुम नए लोगों को ठीक से सिखाओगे, जैसा कि हम इस पूरी किताब में बताते रहेंगे, तो ना सुनना तुम्हारी सबसे कम चिंता की बात होगी। असल में, एक बार जब नए लोग अपने अपने लोगों, दोस्तों और परिवार के साथ काम खत्म कर लेते हैं और अजनबियों के बाजार में जाते हैं, तो ना सुनना उनके सबसे बड़े दोस्तों में से एक बन जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी उन्हें ना सुनने को अगर मिलेगा। हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो अच्छा है कि हम उसे अभी के लिए छोड़ दें और 6 महीने बाद उससे फिर बात करें। इससे हमारा समय बचेगा और हम उन लोगों पर ध्यान दे पाएंगे जो शायद इस बिजनेस में शामिल होना चाहे। कैलिफोर्निया के बर्कले में रहने वाले पॉल डेल वेक्चियो और जेनिफर टैलोई जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग अभी भी अपनी टीम बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनके सोचने का तरीका अच्छा है, इसलिए उनकी टीम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के ना कहने से हुई, खासकर पहले साल में। पॉल कहते हैं, मुझे पता है कुछ लोग एमएलएम में आसानी से सफल हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और अपनी जवानी में कविताएं लिखने, गिटार बजाने और पूर्वी दर्शन पढ़ने में समय बिताया। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं ज्यादातर अकेला रहता था और मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी जिसका बम्पर टूटा हुआ था और मेरे पास उसे ठीक कराने के पैसे भी नहीं थे। मैं थोड़ा शर्मीला हूं, इसलिए एमएलएम में मेरा पहला साल उस दक्षिण अमेरिका के आदमी जैसा था जो एक पार्टी में अपनी खराब अंग्रेजी में बता रहा था कि उनके बच्चे क्यों नहीं है। उसने कहा, मेरी पत्नी, वह बच्चा नहीं कर सकती। लेकिन जब लोगों ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उसने सोची थी, तो उसने फिर से कोशिश की। मेरा मतलब है, वह बहुत मुश्किल है। लोगों के हैरान चेहरे देखकर उसने एक और बार कहा, नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि यह मुमकिन ही नहीं है। जब मैं अपनी गाड़ी में सामान भरकर बिजनेस वाली जगह पर सूट पहने हुए अजनबियों से बड़े पैसे और खाली समय के बारे में बात करने गया, तो मुझे अपनी बात कहने में उस आदमी जितना ही बुरा लग रहा था, और सच कहूं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने लोगों के ना कहने के दर्द से बचने के लिए हर तरीका आजमाया, यहां तक कि ऐसी टीम को संभालने की कोशिश भी की जो थी ही नहीं। लेकिन आखिर में यही समझ में आया कि काम करना और हमेशा सकारात्मक रहना जरूरी है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नाम की मशहूर किताब लिखी है, ने मेरी मदद की यह समझने में कि मेरा मन पूरी तरह से विश्वास से भरा होना चाहिए। जो मैं दूसरों को बता रहा हूं, उसमें और अपनी बात पहुंचाने की क्षमता में, सिर्फ उम्मीद या इच्छा नहीं। मेरे लिए यह बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा खुद को बेहतर बनाने का तरीका रहा है। जब मैं लोगों से मिलने घर से निकलता हूं, तो मैंने सीखा है कि मैं दो तरह की सोच रख सकता हूं। या तो मैं ये चाहूं कि लोग मुझे अच्छे से स्वीकार करें, और यह एक ही कदम है जिसे लगातार कोशिश करना कहते हैं। या फिर मैं ना सुनने के दर्द से बचना चाहूं, और इसके 3 तरीके हैं: कुछ मत कहो, कुछ मत करो
कुछ मत बनो। लगातार कोशिश करना और पूरा विश्वास रखना कभी भी हार नहीं मानता। और यही वजह है कि हमें पता है कि पॉल और जेनी जरूर बहुत तरक्की करेंगे। कॉल करने में डर अक्सर सिर्फ ना सुनने के डर से ही नए लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं वे घर पर ही बैठे रहते हैं। शुरू करने से डरना इस बिजनेस में फेल होने का एक बड़ा कारण है। ये एक ऐसी बात है जो सबको पता है लेकिन कोई कहता नहीं। नए लोग यह बहाना बनाते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में और पढ़ना है या कुछ और मीटिंगों में जाना है। आपको बार बार काम करते हुए देखना है, भले ही वे इसे 10 बार देख चुके हों। वे खुशी खुशी ट्रेनिंग मीटिंग के बाद ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं। लोगों को कैसे ढूंढना है और उनकी आपत्तियों का जवाब कैसे देना है, इस बारे में ऑडियो टेप सुनकर अपने नए बिजनेस में समय लगाते हैं। और आमतौर पर वह सब कुछ करते हैं जिससे उन्हें असल में लोगों से बात ना करनी पड़े। वे हर तरह के बेकार कामों में लग जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें, जैसा कि नाइकी कहता है, बस करो, ये न करना पड़े। फिर दिनों, हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक ऐसे बेकार कामों में लगे रहने के बाद वे तय करते हैं कि यह बिजनेस काम नहीं करता। आखिरकार वे तो कोई टीम बना ही नहीं पाए। इसका कारण हर किसी को साफ-साफ पता है, सिवाय उनके। सिर्फ ना सुनने की आशंका ही कॉल करने में डर पैदा करती है और यह अक्सर फेल होने का कारण बनती है। अक्सर छोड़ने से एक हफ्ते या उससे पहले हम उनकी असफलता की असली वजह इस बात में सुनते हैं, अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो हमें गुजारा करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। आम बिजनेस में चीजें अपने आप हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद कुछ करते हैं। और हां, कॉल करने में डर सिर्फ नए लोगों को ही नहीं होता। अक्सर बहुत पढ़े लिखे और बड़े अधिकारी भी इस डर को छुपाते हैं। उन्हें असल में ना सुनने से डर नहीं लगता, बल्कि इस बात से डर लगता है कि शायद उन्हें ना सुनना पड़े। मार्क ने एक बड़े शहर के मेयर को अपनी टीम में शामिल किया और 6 महीने तक लगभग कुछ भी काम न करने के बाद उसने मेयर से अपने करीबी लोगों की लिस्ट मांगी। मेयर ने अनिच्छा से अपने 25 सबसे खास लोगों के नाम दिए, लेकिन मार्क को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मेयर ने सच में फोन किया हो। आखिर में मेयर को मानना पड़ा कि उन्हें उन दोस्तों को फोन करने में डर लग रहा था, क्योंकि चुनाव का साल पास आ रहा था और वह अपने वोट देने वालों के बीच अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कभी किसी से बात किए बिना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ना सुनने का डर था। बाद में उन्होंने दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी इसी वजह से फेल होने के बाद खुलेआम यह कहने की हिम्मत की कि एमएलएम एक धोखा है। उन्होंने एक भी व्यक्ति को फोन किए बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लिया। गंभीरता से न लेना। जो लोग शुरू करने के शुरुआती डर से आगे बढ़ जाते हैं उन्हें अक्सर ना सुनने के और भी तरीकों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में यह आम है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह ना सुनने का सबसे बुरा तरीका है। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक पेशेवर महिला नेटवर्क मार्केटर किसी इच्छुक पुरुष को बिजनेस का मौका दिखाती है तो वह सोचता है, मुझे इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करनी होगी। यह इसलिए नहीं है कि महिला अच्छी तरह से समझा नहीं पाई या पुरुष उसे नीचा दिखा रहा है, बल्कि इसलिए है कि ज्यादातर पुरुष यह नहीं समझ पाते कि कोई महिला घर से काम करके बिजनेस कर सकती है, और अगर वह कॉस्मेटिक्स या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है जिससे वह जुड़ नहीं पाता है तो यह समस्या और बढ़ जाती है। कोई महिला लीडर कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कुछ मामलों में पुरुष का अहंकार अकेले उससे शांत नहीं होता। ऐसे मौकों पर ना सुनने से बचने के लिए एक पुरुष अपलाइन या पुरुष पार्टनर उसकी मदद कर सकता है, ताकि वह ऐसे लोगों को बिजनेस में शामिल कर सके। यह एक दूसरे पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि यह उस टीम वर्क का हिस्सा है जिसे हम डबल जेंडर क्लोजिंग कहते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस टीम पर आधारित है। पहले साल के लोगों को अकेले ही लोगों को बिजनेस में शामिल करने की जरूरत नहीं है। टीम वर्क से ही लीडर्स को मल्टी लेवल कमीशन कमाने का हक मिलता है। कुछ स्थितियों में महिलाओं ने पाया है कि उन्हें जो परेशानी होती है वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। पुराने समय में
पुरुषों में ज्यादा आत्मविश्वास होता था, जबकि महिलाएं अब भी कम आत्मसम्मान से जूझती हैं। कई सालों तक कुछ महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर रही हैं और उन्हें अक्सर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता था। हम जानते हैं कि अमेरिका में यह बदल रहा है, लेकिन यह चीज अब भी पूर्वी देशों और बूढ़ी पीढ़ी के लोगों में ज्यादा दिखती है। महिलाओं के पास इस बिजनेस, अपनी कंपनियों, अपने पतियों और पुरुष साथियों और निश्चित रूप से अपनी टीम के सदस्यों को देने के लिए बहुत कुछ है। समस्या यह है कि इस बिजनेस में यह नहीं समझा जाता कि महिलाओं के पास कितना कुछ देने को है और आज के ग्लोबल मार्केट में महिलाओं के गुणों की कितनी जरूरत है। महिलाओं की भूमिका और उनकी छवि बहुत तेजी से बदलने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके रवैये की वजह से लोग आपको ना कह रहे हैं, तो लोगों को बिजनेस में शामिल करने की कोशिश करने से पहले अपनी खुद की तरक्की पर थोड़ा समय दीजिए। किताबें पढ़िए, सेमिनारों में जाइए और ऑडियो टेप सुनिए, ताकि आपकी अपनी छवि बेहतर हो सके। ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो आपको हमेशा यह याद दिलाते रहे कि आप कितने कीमती हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को, अपने पुराने दुखों को छोड़ दीजिए और खुद पर गर्व कीजिए। यह समझना जरूरी है कि आपके अंदर महानता है और आप में अपने आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठाने की असीमित क्षमता है। अपना सिर ऊंचा करके अपनी अंदरूनी ताकत दिखाने का अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि लोग आपको ज्यादा स्वीकार करेंगे। आप बेहतर लीडर बनेंगे और आपकी कमाई बढ़ेगी। शायद नेटवर्क मार्केटिंग के 45 सालों के इतिहास में कैथी डेनिसन से बेहतर किसी महिला ने यह नहीं दिखाया है कि जब एक महिला अपनी ताकत को स्वीकार करना और दिखाना शुरू कर देती है, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। 30 साल की उम्र में कैथी डेनिसन को एहसास हुआ कि वह एक बुरे सपने में जी रही थी। उसकी शादी में उसे बहुत दुख दिया जाता था और उसकी 12 साल की बेटी अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव होते देखकर दुखी थी। उसने फैसला किया कि अब कुछ करने का समय आ गया है। उसने अपने पति को छोड़ दिया और कोलोराडो के छोटे से शहर बासाल्ट चली गई, जहां उसने खुद और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए घरों की सफाई शुरू कर दी। अगले कुछ सालों में उसकी निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसकी आर्थिक हालत खराब थी। लेकिन बिना डिग्री के उसके पास ज्यादा काम के विकल्प नहीं थे। कैथी हमेशा से मानती थी कि उसमें करोड़पति बनने की प्रतिभा और सोच है, लेकिन एमएलएम से उसका पहला परिचय था। जब उसे पहली बार ऐसे बिजनेस के बारे में पता चला जिसमें कोई सीमा नहीं थी और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं थी। 5 साल के अंदर वह सैन डिएगो में अपने सपनों के घर में अपने पति मार्क रोगोव के साथ समुद्र किनारे आराम कर रही होगी, जो उसके लक्ष्यों और सपनों को समझते हैं। बहुत से लोगों को पहली बार कैथी डेनिसन और उसकी शानदार कहानी के बारे में रिचर्ड पो की बेस्ट सेलर वेव 3 में पता चला, लेकिन कोई भी कैथी के बारे में इतनी अच्छी तरह और सही तरीके से नहीं लिख सकता जितना कि मार्क यार्नेल, जिन्होंने खुद उसे स्पॉन्सर किया और इस बिजनेस में उसके पहले सालों में उसके गुरु बने। जब मैं पहली बार 1987 में एस्पेन, कोलोराडो में कैथी डेनिसन से मिला, तो वह एक छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट में रहने वाली एक अकेली मां थी, जो अपनी थोड़ी सी नौकरानी की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट से एक हाउसकीपर खोजने में मदद करने के लिए कहा था, क्योंकि हम बहुत सारे दोस्तों का मनोरंजन कर रहे थे और हमारा घर जल्दी ही एक बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसा बन गया था। वैसे एस्पेन चले जाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने दोस्त आपको प्यार करते हैं। कैथी अपनी सबसे अच्छी दोस्त रियल एस्टेट एजेंट के कहने पर मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उसने असल में नौकरी स्वीकार न करने का फैसला कर लिया था। उस समय वह पहले से ही कई घरों की सफाई कर रही थी और बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ उसे सच में पैसों की जरूरत थी और उसने रियल एस्टेट एजेंट का बहुत एहसान माना था, जिसने उसके बुरे पति को छोड़ने के बाद कैथी के लिए कई नौकरियां ढूंढी थी। जब कैथी उस पहले दिन मेरे घर में आई, तो मैं तुरंत 2 बातों से बहुत प्रभावित हुआ। पहली, वह साफ तौर पर बहुत मिलनसार थी।
दूसरी, उसमें बहुत उत्साह था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और भले ही वह एक नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी, वह निश्चित रूप से लोगों से घुलने मिलने वाली थी। स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर का पुराना भर्ती करने वाला यार्नेल जाग गया, जैसा कि आम तौर पर होता है जब भी मैं किसी मजबूत व्यक्तित्व से मिलता हूं। लेकिन कैथी के मामले में मैंने अपने उत्साह को जितनी जल्दी वह आया, उतनी ही जल्दी दबा दिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि मैं एक पूरा साल स्नो स्कीइंग, हैंग ग्लाइडिंग और अपनी किताब पावर मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला संस्करण लिखने में बिताना चाहता था। और सच कहूं तो भले ही मैं नए डिस्ट्रीब्यूटरों को भगवान बनने के लिए नहीं सिखाता, यानी कभी भी लोगों को यह न जज करो कि वे सफल होंगे या नहीं, और हमेशा यह मानो कि हर किसी में सफल होने की क्षमता है, मैंने अपनी ही सीख का उल्लंघन किया। मैंने यह तय किया कि उसके उत्साह के बावजूद मैं 2000 की आबादी वाले शहर में अपनी हाउसकीपर को स्पॉन्सर नहीं करने वाला था, क्योंकि उसकी सफलता की संभावना बहुत कम थी। मैं कितना मूर्ख था। आखिरकार अपनी गलती समझने और उसे साइन अप करने के बाद कैथी ने तुरंत बासाल्ट और एस्पेन में हर संभावित व्यक्ति को साइन अप किया। फिर चली गई। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने आसपास के दूसरे शहरों में भी लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर वह सैन डिएगो चली गई और धीरे धीरे ऐसा बिजनेस बनाया जिससे वह करोड़पति बन गई। एक नौकरानी को कम आंकने की अपनी बेवकूफी समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं फिर कभी अपने बिजनेस के एक जरूरी नियम को नहीं तोड़ूंगा। हर किसी में महान बनने का बीज होता है। कभी भी किसी भी वजह से लोगों को यह मत सोचो कि वे लायक हैं या नहीं। लगभग 10 साल बाद कैथी डेनिसन नेटवर्क मार्केटिंग की सच्ची हीरोइन है। कैथी जैसी और भी महिलाएं हमारे बिजनेस में शामिल हो रही हैं और हमें पैसों और भावनाओं से जुड़ी करीबी से अमीरी की और भी कहानियां सुनने को मिल रही है। इसलिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर बनी रहेंगी। और जैसा कि रिचर्ड पो ने अपनी किताब वेव 3 में सही कहा था, डेनिसन के सीधे सादे तरीके ने उनका खूब साथ दिया। वह कुछ ही सालों में एक मामूली नौकरानी से करोड़पति बन गई। 1997 में जेरी हॉफमैन की इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में कैथी को टॉप 10 विशिष्ट महिलाओं में शामिल किया गया था। हमने 1997 की सर्दियों में स्विट्जरलैंड में एक दोपहर स्कीइंग की और जब हम घर लौटे तो हमने अपने आंसरिंग मशीन पर जानी पहचानी लाल बत्ती देखी जो यह बता रही थी कि हमारे लिए एक मैसेज है। वह छोटा सा 2 मिनट का मैसेज हमारे जीवन की किसी भी दूसरी सफलता जितना ही महत्वपूर्ण था। मार्क ने प्ले का बटन दबाया, मशीन पीछे गई और फिर एक टूटी हुई आवाज में हमारी पहली टीम की सदस्य कैथी डेनिसन थी। उनका मैसेज बहुत सीधा था, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। उस दोपहर कैथी और उनके प्यारे साथी पति मार्क रोगोव को कंपनी के हेड ऑफिस से करोड़पति होने का पिन मिला था, जिसका मतलब था कि उन्होंने 10 लाख डॉलर से ज्यादा कमाए थे और इस तरह वे कंपनी के खास करोड़पतियों के क्लब में शामिल हो गए थे। कैथी इतनी ज्यादा खुश और आभारी थी, उनका मैसेज इतना भावुक था कि हम बैठकर चुपचाप खुशी के आंसू बहाने लगे। उस छोटे से पल में वह मकसद पूरा हो गया जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। आज भी हम बिना किसी शक के लिख सकते हैं कि अगर हमसे हमारी सारी संपत्ति, हमारी कमाई, हमारी पूरी टीम, घर और गाड़ियां सब छीन लिया जाए, तब भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा शामिल होना पूरी तरह से सही साबित होगा, क्योंकि उस दोपहर कैथी और मार्क के लिए हमने जो खुशी महसूस की थी वह अनमोल थी। शायद ही कभी किसी जिंदगी के अनुभव ने हमें इतना गहराई से छुआ होगा जितना कैथी के उस छोटे से मैसेज ने छुआ था। कैथी में एक अंदरूनी ताकत है, एक निजी विश्वास है और एक स्पष्ट आत्मसम्मान है जिसने उन्हें एक नौकरानी से करोड़पति बनने में मदद की। हमारा मानना है कि उनकी तरह हजारों महिलाएं बाहर है और हर कोई सफल हो सकता है अगर वे अपनी पुरानी सोच को छोड़ दे। किसी भी महिला को जो अपनी नकारात्मक सोच के कारण ना सुनने के डर से परेशान महसूस कर रही हो, हम सुझाव देते हैं कि वह किसी दूसरी सफल महिला को अपना गुरु चुने, उसे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने दे और सफलता के लिए
उसके कदमों को दोहराए। ना को व्यक्तिगत रूप से न ले। नए लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि नहीं, धन्यवाद का मतलब व्यक्तिगत अपमान नहीं है। एक कॉफी शॉप में कॉफी परोसने वाली वेट्रेस को एक ग्राहक नहीं धन्यवाद कह सकता है, दूसरा अभी और नहीं कह सकता है। उसे मेरे पास बहुत है धन्यवाद, या यहां तक कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है भी कहा जा सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी जवाब उसे रोते हुए लेडीज रूम में नहीं भेजता, क्योंकि उसके सभी ग्राहकों ने उसे मना कर दिया। और फिर भी नए नए डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ ऐसा ही होता है। वे ना को, चाहे वह कैसे भी कहा जाए, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। हमारे बिजनेस में मौके में शामिल होने से इनकार करने का ज्यादातर मतलब होता है, अभी मेरे लिए सही समय नहीं है। कभी कभी इसका मतलब होता है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद नहीं है। लेकिन इसका कभी भी मतलब यह नहीं होता कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। एमएलएम में लोगों से मिलने को एक छानने की प्रक्रिया समझे, कॉफी पॉट लेकर घूम रही वेट्रेस की तरह। हम सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो वह लेना चाहेंगे जो हमारे पास है। ना को स्वीकार करना उन लोगों को खोजने की प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है जो हाँ कहते हैं। इस बात पर ध्यान दें, पहले 67 लोगों में से जिनसे मार्क ने अपनी टीम में शामिल होने के लिए संपर्क किया था, 66 ने ना कहा था। यह धीमी शुरुआत मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि मार्क ने अपने करीबी लोगों वॉर्म मार्केट को छोड़ दिया था। उस समय वह एक पादरी थे और उन्हें लगा कि अपने चर्च के सदस्यों से बिजनेस के बारे में बात करना गलत होगा। इसलिए उन्होंने ज्यादातर अनजान लोगों कोल्ड मार्केट से शुरुआत की। बाद में जब उन्हें अपनी कंपनी की लंबी अवधि की स्थिरता का पूरा यकीन हो गया, तो उन्होंने कुछ चर्च के लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि उनके पहले संभावित ग्राहक अनजान लोग थे, और एक को छोड़कर सभी ने प्रेजेंटेशन देखने के उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। मार्क को उसी समय छोड़ने का मन हुआ और उनके स्पॉन्सर ने वास्तव में उसी हफ्ते छोड़ दिया। इसके बजाय मार्क ने अपने अपलाइन मेंटर रिचर्ड कॉल को फोन किया, जिन्होंने उन्हें बिजनेस में बने रहने के लिए राजी किया। अगर मार्क के पहले अपलाइन स्पॉन्सर ना सुनने से निराश नहीं हुए होते और बिजनेस में बने रहते, तो 5 साल बाद वे अकेले मार्क की डाउनलाइन से सालाना $10 लाख से ज्यादा कमा रहे होते। 1991 में हमारी शादी होने और डाउनलाइन के जुड़ने तक यह रकम दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। ना सुनने का डर किसी व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचा सकता है। व्यक्तिगत रूप से ना सुनना सबसे मुश्किल भावनाओं में से एक है जिसका कोई भी अनुभव कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन संतुलन के बारे में है, और जहां ना है वहां हाँ भी होनी चाहिए। इससे निपटना एक लगातार चलने वाला काम है। एक समय ऐसा था जब ना सुनने के डर से फिल मिम्स, जो टेक्सास के ग्रेपवाइन के रहने वाले हैं, लगभग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुके थे। जैसा कि वह बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैंने थोक गहनों के बिजनेस में 17 साल तक अच्छा काम किया था। उस काम से मुझे अच्छी लाइफस्टाइल, अद्भुत दोस्त और एक पेशेवर अहंकार मिला था। एमएलएम में बदलाव का मतलब था फिर से शुरुआत करना, जिसने मुझे अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने दोस्तों, परिवार और गहनों के साथियों से अपने ग्राहक बनने या बिजनेस में मेरे साथ शामिल होने के लिए संपर्क किया, तो मैंने लोगों के बदलते हुए व्यवहार को देखा। दोस्त ठंडे और अविश्वास करने वाले बन गए। मेरे परिवार ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। गहनों के साथियों ने मेरी समझदारी पर चिंता जताई। मुझे दुख हुआ जब उन्हें लगा कि मैं उनका फायदा उठा रहा हूं और हमारे रिश्तों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बस कहना चाहता था, ठीक है, कोई बात नहीं, और अपनी आरामदायक और सुरक्षित गहनों की जिंदगी में वापस चला जाना चाहता था। मैंने लगभग पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया था। एमएलएम में अपने पहले 18 महीनों तक मुझे वैसी ही भावनाएं आती रही, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए महत्वपूर्ण थे और उनकी स्वीकृति बहुत जरूरी थी। फिर मुझे एहसास हुआ, मेरी डाउनलाइन के कुछ सदस्यों ने मुझे धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी मदद और उन्हें अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने में मार्गदर्शन करने के लिए
आभार व्यक्त किया। वाह! उस प्रशंसा ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं छोड़ देता और अपने गहनों के बिजनेस में वापस चला जाता, तो शायद मैं अपने नए दोस्तों और बिजनेस के साथियों को खो देता, जिन्हें मैं सच में ज्यादा पसंद करता था। नेटवर्कर्स ऐसे देखभाल करने वाले, साझा करने वाले, देने वाले और उत्साहित लोग होते हैं जो मेरी तरह सफलता, शांति और आजादी की तलाश में है। पारंपरिक बिजनेस ये चीजें कुछ ही लोगों को देता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों के लिए सफलता संभव है। अब यह याद करना कि मैंने अपने घायल अहंकार के कारण लगभग छोड़ दिया था, मुझे यह समझने में मदद करता है कि मेरे नए डाउनलाइन प्रतिनिधि किन मुश्किलों का सामना करते हैं। अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नया व्यक्ति बनना वास्तव में एक दर्दनाक बदलाव था। सबसे मुश्किल काम जो मैंने कभी किया वह था अपने गहनों के बिजनेस की आरामदायक दुनिया को छोड़ना। लेकिन अपनी नई मिली आजादी, व्यक्तिगत विकास और प्रशंसा की भावनाओं के परिणाम स्वरूप मुझे एक बड़ी और बेहतर आरामदायक जगह मिली है। मैं हमेशा एक नेटवर्कर रहूंगा, इस बात के लिए आभारी कि भगवान दरवाजे खोलते हैं, उनमें से गुजरने का साहस देते हैं और मेरे रास्ते को दिखाने के लिए रोशनी प्रदान करते हैं। पर्याप्त लोगों से बात न करना। अगर हम एक हफ्ते में सिर्फ एक दर्जन लोगों से बात करते हैं, तो उन कुछ लोगों द्वारा ना कहना बहुत बड़ी बात बन जाती है। अगर हम हर हफ्ते कुछ दर्जन लोगों से संपर्क करते हैं, तो ना कहना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमेशा शामिल होंगे। संतुलन के इस नियम को याद रखें, संपर्क की संख्या बढ़ाए और ना कहने के प्रभाव को कम करे। सुसान अपने बिजनेस में हर हफ्ते औसतन 10 लोगों से संपर्क करती थी, क्योंकि वह पार्ट टाइम काम कर रही थी और उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। क्योंकि वह अपने करीबी लोगों की लिस्ट से काम कर रही थी, इसलिए उसे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं ज्यादा मिलती थी। 5 लोगों ने उसकी मंगलवार रात की बिजनेस ब्रीफिंग में यह जानने के लिए आने का वादा किया कि यह मौका क्या है। वास्तव में 2 लोग आए, लेकिन दोनों ने साइन अप नहीं किया। वह सिर्फ उन 3 लोगों के बारे में सोच सकती थी जो नहीं आए, और इस तथ्य के बारे में कि उन्होंने फोन करके रद्द करने की भी जहमत नहीं उठाई। इस तरह के 4 और हफ्तों के ना सुनने के बाद वह बिजनेस से बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी संभावित ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। सुसान हमारे उदाहरण में एक काल्पनिक संभावना हो सकती है, लेकिन इतनी कम संख्या में लोगों से संपर्क करना वास्तव में भावी दिग्गजों को भी बिजनेस से बाहर कर सकता है। ना सुनने से हार मान लेना। जब तक एक पार्ट टाइमर के रूप में आप प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 संभावित ग्राहकों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में सफल होने के बारे में गंभीर नहीं हैं। एक गंभीर पार्ट टाइमर के रूप में यह संख्या बढ़नी चाहिए, और एक फुल टाइमर के रूप में कोल्ड मार्केट में प्रवेश करने के बाद यह प्रतिदिन 30 या उससे ज्यादा तक बढ़ सकती है। मीटिंग में भाग लेना और ब्रोशर पढ़ना असली समय नहीं माना जाता है। जब आप पहली बार अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य एक टीम बनाना है, तो आपके 80% समय लोगों से संपर्क करने में जाना चाहिए। बाकी सभी गतिविधियां तब तक सिर्फ व्यस्त रखने वाले काम है, जब तक आप सफलता का एक निश्चित स्तर हासिल नहीं कर लेते। पेशेवर दर्शक बनने से बचें। स्टैंड से उतरकर मैदान पर आइए। सुसान के विपरीत, हम दोनों ने अपनी अपनी टीमें बनाते समय बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क किया। रेने से शादी करने से पहले मार्क को सबसे बड़ा ना सुनने का झटका तब लगा जब उनके 7 शुरुआती लीडर्स में से 6 ने 1986 में उनका साथ छोड़ दिया और एक विटामिन के बिजनेस में चले गए। उन्होंने सिर्फ 7 में से 6 डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं खोए, उन्होंने बड़े लीडर्स खो दिए। यह सबसे बड़ा ना सुनना था। फिर से उन्होंने रिचर्ड कॉल पर भरोसा किया, ताकि वह उन्हें लगातार कोशिश करते रहने के एक ही चीज पर ध्यान देना, द नैरो फोकस सिंड्रोम। बहुत से लोग सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देकर ना सुनने का खतरा मोल लेते हैं। वे अक्सर अपनी कंपनी के सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक ही हिस्से को बढ़ावा देते हैं। इसके बजाय उन्हें ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए यह बताना चाहिए कि कैसे आम इस्तेमाल की चीजों और सेवाओं के ऑर्डर से अच्छी कमाई
और खाली समय मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो बनी ही इसलिए है कि यह हर किसी को पसंद आए। ये कोई खास लोगों का क्लब नहीं है, और अगर आप सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हैं तो यह उतना असरदार भी नहीं होता। फिर भी नए और पुराने लोग अक्सर यह गलती करते हैं। कुछ लोग उतना नहीं कमा पाए जितना उन्हें कमाना चाहिए था। जब उनकी कंपनी ने 90 के दशक की शुरुआत में एक नया और अच्छा न्यूट्रिशन का हिस्सा जोड़ा, और इसका कारण साफ है। ज्यादा से ज्यादा अनुमान भी बताते हैं कि उस समय 30% से भी कम लोग विटामिन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे। इसलिए 10 में से 7 लोगों को अगर सिर्फ नए न्यूट्रिशन वाले हिस्से के बारे में बताया जाता तो वे दिलचस्पी नहीं दिखाते। वे न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट से जुड़ नहीं पाते थे और अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं थे। जिस पहले हिस्से पर कंपनी बनी थी उसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे। हमारी पूरी आबादी नहाती है, शैम्पू करती है, शेव करती है, मॉइस्चराइजर लगाती है, डिओड्रेंट लगाती है और लगभग रोजाना अपने दांत ब्रश करती है। इसलिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी बातों में दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते तो ज्यादा लोगों को सफलता मिलती, और इस तरह सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से होने वाली बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता था। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उन्हें लोगों को अमेरिकन ड्रीम बेचना चाहिए था। ढेर सारा पैसा और खाली समय। लगभग हर कोई अमीर बनने के तरीकों में दिलचस्पी रखता है, इसलिए अपनी बातों को निजी और आर्थिक आजादी पर केंद्रित करें, और यह जरूर बताएं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स, सेवाएं और हिस्से हैं। इसी पूरे तरीके से बड़े और सफल संगठन बनते हैं। ना को सकारात्मक प्रेरणा में बदलना। टर्निंग रिजेक्शन इनटू पॉजिटिव मोटिवेशन। जॉन कॉर्किल 10 साल तक एक बड़ी टाइटल इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। उसी कंपनी में उनके पिता 40 साल से ज्यादा काम कर चुके थे। उन्हें साथ काम करने में मजा आता था और दोनों ने सफलता हासिल की थी। जब कंपनी की राजनीति बर्दाश्त के बाहर हो गई तो जॉन ने अपने पिता की समझ और समर्थन से एक दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, और पहले ही साल में अपनी कमाई 3 गुना कर ली। अगले 5 सालों में उन्होंने अच्छी खासी कमाई की। फिर एक मर्जर के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पिता, जो अब भी उसी पहली टाइटल इंश्योरेंस कंपनी में थे, अब एक नया विभाग शुरू करने के इंचार्ज थे, और उन्होंने अपने बेटे को फुल टाइम नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन कंपनी उसे उसकी पिछली कमाई का बहुत कम हिस्सा ही दे सकती थी। नौकरी शुरू करने से एक हफ्ते पहले जॉन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। उन्हें सही कंपनी मिली और उन्होंने तुरंत फुल टाइम काम करने का फैसला किया। यह खबर सुनने के बाद उनके पिता ने कहा, जॉन, मुझे लगता है हर किसी को कुछ ना कुछ करना होता है। हालांकि अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम हमेशा मेकअप बेच सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनियों में से एक यही डलास में है। लेकिन तुम जो भी करो, मुझे बस उम्मीद है कि तुम मेरे घर आकर अपने प्रोडक्ट्स अपने ही बाप को बेचने की कोशिश नहीं करोगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानता हूं। वे लोग महीने में $200 कमाते हैं और उनमें से 10 में से 9 फेल हो जाते हैं। जॉन ने अपने पिता को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो नया करियर चुना है उस पर उनकी नाखुशी समझ में आती है, और वह सिर्फ अपने परिवार के सामान्य खर्चों के लिए अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहते। जब जॉन ने बचाव नहीं किया तो उनके पिता के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जिन्होंने शायद महसूस किया कि वह अपने बेटे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने जॉन को बैठने के लिए कहा और उसके लक्ष्यों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जब उनके पिता को यकीन हो गया कि उनका बेटा उन 10 में से एक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो सफल होते हैं, जैसा कि उन्होंने उस कंपनी में किया था जिसमें वे दोनों काम करते थे, तो पिता पुत्र का रिश्ता फिर से पटरी पर आ गया। जॉन के लिए उनके पिता का ना से हां में बदलना एक ऐसी ताकत बन गया जिसने उन्हें अपने नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिके रहने के लिए प्रेरित किया। वह न केवल अच्छी राह पर है, अपने पिता के ना कहने और आखिरकार स्वीकार करने के लिए आभारी है, बल्कि जॉन अपने पिता के साथ ही रिटायर होने की योजना बना रहे हैं ताकि वे एक साथ दौलत का आनंद ले सके। इस बात के लिए आभारी कि उनके पिता ने उन्हें सही राह दिखाई।
परिवार के ना कहने पर प्रतिक्रिया को अक्सर बदला जा सकता है और यह आपके बिजनेस को बनाने के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या समझ में आया और वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। धन्यवाद।